जय श्री कृष्ण मित्रों, श्री शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम आपको जब हम कुंडली मिलान करते हैं वर कन्या की, उस समय हमें किन किन दोषों का ध्यान रखना चाहिए, आज उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी दूंगा। क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता, कुंडली मिलाने तुम बैठ गए, कोई पंडित आ गया आपके पास, यजमान आ गया कि पंडित जी कुंडली मिलाइए, तो हमें ये पता ही नहीं हमें किन किन दोषों का देखना है, किन चीज़ को हमको विचार करना है, किन ग्रहों को विचार करना है, किन दोषों को विचार करना है। जब तक हमारे दिमाग में ये चीज़ नहीं होगी हमें विचार क्या करना है, तो हम कुंडली मिलाएंगे क्या, उस पर विचार हम क्या करेंगे। तो आज हम आपको बारे में यही बताएंगे कि वर कन्या कुंडली मिलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो आप लोग आज समझिए। क्योंकि जैसे कुंडली मिलाने में बैठ गए, सबसे पहले देख लीजिए कि कन्या की कुंडली में जैसे विष कन्या योग तो नहीं है, विषांगना दोष तो नहीं है, या वर कन्या दोनों मूलों में तो पैदा नहीं है। जैसे गण लोग कहते हैं भारी मूल में पैदा हुए हैं, तो वो किसके लिए भारी है, मूल में तो पैदा नहीं हुए, मूल में हुए तो किस नक्षत्र में किस चरण में उन्होंने जन्म लिया हुआ और किस पे वो भारी है, इसका हमें विचार करना चाहिए। तो उस तरह देखना कि वैधव्य योग तो नहीं है। अगर वैधव्य योग बन रहा है, मांगलिक दोष बन रहा है, तभी हमको विचार करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों बारीकियों से आप लोग कैसे अध्ययन करेंगे, तो कैसे हमें जान ग्रहों की स्थिति क्या होनी चाहिए और उसका परिहार क्या है, आज मैं इसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग सावधानी से देखिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से आप लोग जुड़िए। आज हम आपको यही बताएंगे। सर्वप्रथम तो हम लेके चलेंगे विषांगना योग। विषांगना को कहते हैं विष कन्या योग भी कहा जाता है। ये बनता कैसे है, पहले आप ये लोग समझ लीजिए। इसके दो तरह है, एक तो नक्षत्र तिथिवार के अनुसार, दूसरा है कुंडली में ग्रहों के योग के अनुसार। दो तरह से विषांगना योग बनता है, वो मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ, आप समझ लीजिए। कि जैसे हमको देखना है दोष, पहले समझ लीजिए कि विष कन्या विषांगना योग, मूल नक्षत्र दोष और वन कन्या कुंडली में वैधव्य योग, इन तीन योगों के बारे में मैं आज आप लोगों से विचार करूंगा। तो पहला हम लेके चलते हैं कि विष कन्या योग कैसे बनेगा, उसे आप समझ लीजिए। कि द्वितीय तिथि हो, दिन रविवार पड़े और सतभिक और श्लेखा नक्षत्र हो, तो विष कन्या योग बनेगा पहला। दूसरा समझ लो कि द्वितीय तिथि हो, दिन शनिवार पड़ जाए और श्लेखा नक्षत्र आ जाए, तभी विष कन्या योग बन जाएगा। दूसरा है, तीसरा समझ लीजिए कि सप्तमी तिथि हो, दिन शनिवार हो, कृतिका नक्षत्र है, तभी विषांगना योग बनेगा। सप्तमी तिथि हो, दिन मंगलवार पड़ रहा हो, अश्लेखा विशाखा सतभिगा ये नक्षत्र पड़ रहे हैं, तभी वहाँ विष कन्या योग का निर्माण होगा। द्वादश तिथि हो, दिन मंगलवार हो, सतभिगा नक्षत्र हो, तभी विषांगना योग बनेगा। द्वादश तिथि द्वादशी तिथि हो, दिन शनिवार हो, कृतिका नक्षत्र है, तभी विषांगना योग बनेगा। और द्वादशी तिथि है, दिन रविवार है, और कृतिका सतभिग और विशाखा ये नक्षत्र पड़ रहे हैं, तभी ये विष कन्या योग बनेगा। विष कन्या योग है क्या, दिक्कत क्या आती है, पहले आप ये योग समझ लीजिए। कि जब भी ये योग बनेगा कन्या की कुंडली में, तो क्या करेगा कि जैसे विष योग बनते ही कहाँ है, पहले आप ग्रहों को भी समझ लीजिए, फिर आपको होगी जानकारी देते इसके बारे में। कि ग्रहों के अनुसार कि अगर एक पाप ग्रह और दो शुभ ग्रह छठे भाव में बैठे हों, तब विष कन्या योग बनेगा। या त्रिकोण में लग्न में शनि बैठा हो, पंचम सूर्य बैठा हो, नवम में मंगल बैठा हो, तब भी विष कन्या योग बनेगा। तीसरा योग आप समझ लीजिए कि दो पाप ग्रह छठे भाव में बैठे हों, एक पाप ग्रह आपकी दशम में बैठा हो और दो शुभ ग्रह आपकी लग्न में बैठ जाए, तभी विष कन्या योग बनेगा। ये ग्रहों की स्थिति है। अब इन ग्रहों की स्थिति से कैसे विषांगना योग बनता है, तो आप समझ लीजिए। ये समझ लीजिए कि हम लोग कहते हैं कि भाई 9 फॉस्फेट क्या है, ये पिता का है, यहाँ से दसम पिता के कार्य का है। जब से बच्चे जन्म लेते तो पिता के कार्य का सर्वनाश कर देती है, उसके कार्य में अड़चन है, बाधा प्रारंभ हो जाती है। ये आप समझ लीजिए। परिवार में दूसरा ये है कि माँ के लिए पाप ग्रह जब सप्तम में बैठेगा, तो माँ के लिए कष्टकारी हो जाएगा, माँ के लिए नष्टकारी है। पिता को आर्थिक दिक्कत दे देता है, पिता को परेशानी करता है, माँ को परेशान कर देता है। और जब दाम्पत्य जीवन, क्योंकि सप्तम से द्वादश भाव होता है, ये सप्तम का मार्गेश होता है ना,
तो ये ध्यान रखो, पति के लिए विवाह के बाद पति के लिए अशुभ हो जाता है। अभी समझो, शादी से पहले माता पिता के लिए बच्ची कष्टकारी होती है जो वो जन्म लेती है, और विवाह के बाद अपने पति के लिए वो अशुभ हो जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि अब विषकन्या योग बन रहा है, विषांगना योग बन रहा है, तो कोई इसमें घबराने की चीज नहीं है। योग तो बन गया, लेकिन उसका परिहार क्या है उसको भी हमें देखना चाहिए। भी परिहार के बारे में हम आपको बाद में बताते हैं, पहले आप लोग इसे पूर्ण रूप से समझ लीजिए। फिर आता है मूल नक्षत्र योग। मूल नक्षत्रों में जैसे ही मूल नक्षत्र के पहले दूसरे तीसरे चरण किसी लड़के या लड़की का जन्म होगा तो वो अपने ससुर के लिए घातक होगी। चाहे वो लड़का हो तो अपने ससुर के लिए घातक होगा, कन्या है तो अपने ससुर के लिए घातक है। ये ध्यान रखिए, मूल नक्षत्र में पहले दूसरे तीसरे चरण में किसी बच्चे का जन्म होगा तो अपने ससुर के लिए हानिकारक होगा, अनिष्टकारी होगा। इसी तरह श्लेखा नक्षत्र के पहले तीसरे चौथे चरण में अगर किसी का जन्म होता, चाहे वर हो या कन्या हो, तो अपने सास के लिए अशुभ होगा। लड़का है तो भी अपने सास के लिए अशुभ है, और कन्या है वो भी अपने सास के लिए अशुभ है। तो ये दोनों अशुभ होंगे। फिर आप समझ लीजिए विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र का पहला, दूसरा और तीसरा चरण, इसमें किसी बच्चे ने जन्म लिया है, चाहे वर हो या कन्या हो। ये ध्यान रखिए, अगर लड़की का जन्म है विशाखा नक्षत्र में तो अपने देवर के लिए हानिकारक होगी, अगर लड़के ने जन्म लिया है तो अपने साले के लिए अशुभ होगा। साला मतलब छोटा भाई, लड़की का छोटा भाई। यहाँ भी लड़का देवर क्या होता है, लड़के का छोटा भाई। इसी तरह विशाखा नक्षत्र के पहले दूसरे तीसरे चरण में होगा तो साला कौन सा साला, जो लड़की का छोटा भाई होगा उसके लिए वो अशुभ होगा। इसी तरह समझिए ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र में किसी के जन्म है चौथे चरण में, किसी कन्या का चौथे चरण ज्येष्ठ नक्षत्र के जन्म है, वो जेठ के लिए हानिकारक है। लेकिन किसी लड़के का जन्म हो गया ज्येष्ठ नक्षत्र में चौथे चरण में, तो वो पत्नी के ज्येष्ठ भाई जो बड़ा भाई है उसके लिए वो हानिप्रद होगा, उसको नुकसान देगा। तो विवाह में करते समय जब आप कुंडली मिला रहे हैं, देख रहे हैं, तो इन नक्षत्रों को ध्यान रखें कि मूल, श्लेखा, विशाखा, ज्येष्ठ नक्षत्र में बच्चों का जन्म तो नहीं है, वो है तो किसके लिए शुभ कारक है। उसकी आप शांति कराइए, उपाय कराइए, जैसे उन बच्चों के जीवन में कोई दिक्कत परेशानी न। विवाह से पहले उस परेशानी का दोष का निराकरण कर दीजिए। विवाह के समय भी आप लोग पूजा कर सकते हैं। फिर होता है वैधव्य योग। वैधव्य योग के बारे में तो आप लोग सब लोग जानते ही हैं कि मांगलिक दोष भी वैधव्य का कारक होता है कि मंगल 1, 4, 7, 8 बार में मांगलिक दोष बनता है। उसमें विशेष करके लग्न में 1, 7, 8 में, एक साथ माने एक में 7वें घर में 8वें भाव में अगर पाप ग्रह बैठी हो, मंगल बैठा हो, पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो ये वैधव्य योग बना देता है। विशेष करके हमको सप्तम, अष्टम और लग्न का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चाहे वर की कुंडली हो, चाहे लड़के की हो, चाहे कन्या की कुंडली हो, तो वहाँ हम देख लें कोई वैधव्य योग का ग्रह बैठी तो नहीं हो। तो ये 3 दोषों का आपको ध्यान रखना कि ये 3 दोष अगर आ रहे हैं तो इसका आप विचार करेंगे। इसलिए यह टॉपिक बनाया था कि ये जो दोष हैं देखने तो छोटे लगते हैं, लेकिन किसी के दाम्पत्य जीवन को खराब कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि हमें दोषों का विचार करना आना चाहिए कि कौन कौन से दोष कुंडली में हो सकते हैं, उनको हमारे दिमाग में रहना चाहिए। ये लोग आप देखोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हमें इसका देखना परिहार, कुंडली में आदमी का परिहार कैसे ढूंढोगे। आपने कुंडली देख ली, दोष तो आपने देख लिया, ये दोष है इस कुंडली में, फिर आपको उसमें देखना उसका परिहार क्या, उसमें उसका परिहार हो रहा है, दोष का निराकरण हो रहा है। आपको निराकरण क्या देखना है कि यदि उसी कुंडली में केंद्र में, जैसे आपको पिछले भी बता चुके हैं कि लग्न, चाहे वो लग्न हो या चंद्र लग्न हो, उसके सप्तम भाव में, ये जो सप्तम भाव है यहाँ शुभ ग्रह बैठी हो, तो इस तरह से विष कन्या योग है या ये मूल वाला है या इस तरह का जो दोष है उसको दूर कर देगा। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, चाहे वो मूल नक्षत्र वाला हो, चाहे विषांगना दोष हो। अगर लग्न या चंद्र लग्न से सप्तम भाव में कोई भी शुभ ग्रह बैठी होगी या शुभ ग्रहों की वहाँ दृष्टि हो, ये भी ध्यान रखिए। जैसे सप्तम यहाँ ग्रह बैठी हो या कोई शुभ ग्रह यहाँ बैठी हो, यहाँ दृष्टि डालना, तभी इस दोषों का वो समन कर देगा, इन दोषों को दूर कर देगा। दूसरा क्या है कि इन बच्चों का विवाह कैसे करें, कैसे लड़के से करना चाहिए कि इनका दोष भी समाप्त हो जाए। तो इसको ध्यान रखो। अगर कोई विष कन्या योग वाली लड़की हो या मांगलिक दोष वाली लड़की हो
ये इस तरह मूल नक्षत्र में बच्चे पैदा हों, उनका विवाह कैसे लोग कैसे करना चाहिए, इस कोशिश करिए कि जो बच्चे दीर्घायु वाले हों, लंबी आयु वाले योग बन रहे हों। जैमिनी के द्वारा कैसे दीर्घायु मध्यम आयु आयु देखी जाती है, मैं आपको पिछले वीडियो सिखा चुका हूँ। तो जो दीर्घायु योग वाले बच्चे हैं उनके द्वारा इनका विवाह कीजिए, या ये देख सकते हैं जो मांगलिक बच्चे हैं तो मांगलिक के साथ मांगलिक विवाह किया जाता है, मांगलिक दोष के साथ मांगलिक दोष वाला, या कोई विष करने वाला है उसका भी आप मांगलिक दोष वाले से विवाह कर सकते हैं। उससे इनका जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखमय रहेगा। दूसरा ध्यान रखिए कि कोई मंगली है बच्चा, मान लो मंगल किसी का लग्न में बैठा हुआ है तो, और उसकी कन्या की कुंडली में यहाँ सप्तम में कोई पाप ग्रह बैठी है, उसके दोष को दूर कर देंगे। मानो कन्या की कुंडली में मंगल यहाँ बैठा है, वर की कुंडली में दसम में कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो उसको दूर करिए। समसप्तक कहलाता है, उसके सामने अगर कोई पाप ग्रह बैठी है तो उसके दोष को दूर कर देंगे। मान लो कन्या की कुंडली में यहाँ मंगल बैठा है, वर की कुंडली में यहाँ मंगल बैठा है, तो एक दूसरे के दोषों को ये दूर कर देंगे। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप कुंडली मिलाएंगे तो इसलिए आपके यजमानों का कल्याण होगा, वर कन्या कभी कोई अनिष्ट का योग नहीं बनेगा, उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। तो ये कुंडली आप लोगों की रह गई थी कि वर कन्या मिलाने में किन दोषों का हम विचार करें, इसको समझ लिया आप लोगों ने। एक तो विषकन्या योग का, विषकन्या योग क्या बनता है कि कुंडली से आप लोग पहले देखना सीख लीजिए कि छठे भाव में एक पाप ग्रह और दो शुभ ग्रह हों तब विषकन्या योग बनता है, या उसके त्रिकोण में लग्न में शनि बैठा हो, पंचम सूर्य बैठा हो, नवम में मंगल बैठा हो तभी विषकन्या योग बनेगा, या छठे भाव में दो शुभ ग्रह हो, दसम में एक पाप ग्रह हो, लग्न में दो शुभ ग्रह बैठी हो तब भी विषकन्या योग बनता है। तो विषकन्या योग है उसका परिहार यही है कि लग्न या चंद्र लग्न से केंद्र में अगर कोई शुभ ग्रह बैठी हो या सप्तम में बैठी हो उसके दोष को दूर कर कम कर देता है, उसके अशुभता को नाश कर देता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और वीडियो आप लोग इसी तरह देखते रहे। इसी तरह मैं जानकारी जो है ज्ञानवर्धक चीज़ जो आपके काम में आएगी जीवन में, जो दैनिक जीवन में काम करने आने वाली चीज़ें हैं उस चीज़ को मैं आपको देता रहूँगा। वीडियो आप लोग देखते रहिए, चैनल को अपना लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।